नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। आज 6 जनवरी बाल शास्त्री जांभेकर दर्पणकार इनकी जयंती। इस अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में मराठी वृत्तपत्र दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर मराठी अखबार, पत्रकारिता और उसका समाज में योगदान, इस पर विशेष चर्चा का आज आयोजन किया गया है। इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट किरण सोनवणे। समाज की सेवा सच्ची पत्रकारिता से भी की जा सकती है, इसका आदर्श उदाहरण है पत्रकार किरण सोनवणे। गत 4 दशकों से महाराष्ट्र में नवाकाल, IBN लोकमत, मैक्स महाराष्ट्र जैसे नामचीन माध्यमों के साथ काम करते हुए समाज में परिवर्तन का अनूठा प्रयास उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से किया है। गहरा चिंतन रखने वाले पढ़ाकू किरण सोनवणे एक बेबाक वक्ता के तौर पर भी महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। समाज में घटने वाली हर घटना पर अपना स्पष्ट मत रखना और पत्रकारिता के माध्यम से जनमत तैयार करने वाले आज के एसएसटी मुक्तांगण के अतिथि वक्ता है ज्येष्ठ पत्रकार किरण सोनवणे। किरण सर, एसएसटी मुक्तांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो भारत में बंगाल गैजेट के बाद में दर्पण के माध्यम से पत्रकारिता की शुरुआत हुई, लेकिन उस दौर में पत्रकारिता का महत्व क्या था? देखिए, हम लोग पत्रकारिता का जब इतिहास देखते हैं तो आमतौर पर बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो एक ग्रीक देशों में हुई थी। और ग्रीक देशों में जो हुई थी कि जैसे आम आदमी का एक हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि कोई नई चीज आए, कोई नई बात आए, तो उसको लेकर अगर लोगों को बताना हो तो उस दौरान शहर के चौराहे के ऊपर तख्तियां लगती थी। बिल्कुल। और और उन तख्तियों के जरिए से ये समझो पहले पत्रकारिता की शुरुआत हुई। और उसके बाद में जब 16वीं शताब्दी में जब प्रिंटिंग का दौर आया तो उसके बाद में अखबार की जो बातें हैं सामने आई। और भारत के पत्रकारिता को देखा जाए तो भारत के पत्रकारिता के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग खंड उनके आते हैं। जैसे कि आजादी के पूर्व का एक खंड है, उस दौरान आप देख सकते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि बंगाल गैजेट या जिसको जेम्स हिकिस वीकली बोला जाता है, वो शुरुआत के दौर पे ब्रिटिशों ने ही शुरुआत की थी। जेम्स हिकिस जो था वो ब्रिटिश था और उसने यहाँ पे बंगाल गैजेट नाम के अखबार की शुरुआत की थी। और महाराष्ट्र में जो 6 जनवरी को चालू जो बाल शास्त्री जांभेकर जो थे, उन्होंने यहाँ पे मराठी का पत्रकारिता की शुरुआत की। जबकि वो जो अखबार था इसका दर्पण, वो केवल मराठी में नहीं था, मराठी और अंग्रेजी में। वो मराठी में अंग्रेजी में इसलिए था कि उस अखबार का जो उद्देश्य था, हेतु था बाल शास्त्री जांभेकर का, कि अंग्रेजी लोगों के सरकार में जो कुछ कायदे कानून बन रहे हैं, जो नई जानकारी आ रही है विदेशी अंग्रेजी की भाषा में, वो आम जो महाराष्ट्रियन मराठी बोलने वाले लोग हैं उनको उसकी जानकारी है। ये देखकर बाल शास्त्री जांभेकर ने 6 जनवरी को उस अखबार की शुरुआत की थी। लेकिन क्या पत्रकार की इस जगत में बाल शास्त्री जांभेकर केवल एक पत्रकार, इतनी ही उनकी हस्ती सीमित की जाती है? इनके अलावा भी उनके बहुत से व्यक्तित्व के गुण विशेष थे। बहुत सारे थे। एक तो उस दौरान के बहुत अच्छे शिक्षित व्यक्ति वो माने जाते थे, उनको 3-4 भाषाएं अवगत थी। उसके साथ में वो उनके शिष्य के बारे में बोला जाए तो दादा भाई नौरोजी जो थे, वो उनके शिष्य थे, उनको उन्होंने पढ़ाया था। यहाँ पे ग्रंथालय की जो मूवमेंट है वो भी बाल शास्त्री जांभेकर ने की थी। और यहाँ तक कि मैगजीन का जो था उन्होंने की, जब वो पहले अपना उन्होंने दर्पण नाम का अखबार निकाला और उसके बाद में उन्होंने दिशा दिग्दर्शन नाम का अखबार से मैगजीन की भी शुरुआत की थी। और बहुत पढ़ाकू थे और उनमें जो भारतीय जनता है, भारतीय लोग हैं, उन लोगों को नए ज्ञान की जानकारी हो, शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो और नए मूल्य जो है आधुनिकता के, ये विदेशी इसमें
समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इन मूल्यों को लेकर भारत के जो लोग हैं वो जाने और उस तरह अमल करें, इसका बड़ा बड़ा प्रयास वो यानी बाल शास्त्री जांभेकर करते थे। आप भी 4 दशक से इस उल्लासनगर और महाराष्ट्र के पत्रकारिता में आप शामिल हो। आपने 3 दौर देखे हैं, जो प्रिंटिंग का था, बाद में ईमेल का आया, और आज जिसे हम लोग डिजिटल या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया कहते हैं। हाँ। तो इस तीनों दौर में आपने क्या बदलाव महसूस किया है? मैं ये कहना चाहूँ कि भारत में पत्रकारिता को लेकर काफी अज्ञानता है। जब हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसके बाद में कुछ दौर तक, मतलब ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 दशक तक यानी स्वतंत्र देश का सुराज्य में निर्माण करने के लिए कुछ लोग पत्रकारिता में आए, जिन्होंने इस देश की नई नींव कैसे होनी चाहिए, यहाँ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसमें विकास को लेकर कौन से काम होने चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, किसानों के लिए, और नई नई बातों को लेकर उन्होंने पत्रकारिता की। और उसको लेकर उन्होंने जो सरकारी तंत्र था, प्रशासन था और बाकी सारे तंत्र थे, उनके ऊपर बड़ा यानी एक, जैसे आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर दबाव था, और वो पत्रकारिता एक अलग दौर की थी। और अभी जो पत्रकारिता आई है वो पत्रकारिता पूरी तरह कैपिटलिस्ट पत्रकारिता बोल सकते हैं। और वो कैपिटलिस्ट पत्रकारिता ऐसी है कि मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अगर समझो अंग्रेजी के पाठक है या कोई हिंदी के पाठक है, मराठी, एक अखबार आप देख लीजिए कि अगर समझो टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, आपको वो 10-20 रुपए में मिलता है। वास्तविक रूप से उनको छपाने के लिए उनका दिन का वो एक प्रति का खर्चा जो है वो 50 से 70 रुपए तक आता है। और वो 50 से 70 रुपए में एक चीज बनाने वाला आदमी आपको 10 रुपए में या 5 रुपए में अगर दे रहा है, तो आप सोचिए वो बचे हुए जो 60-70 रुपए है वो कहां से थे। और वो कहां से आते हैं? तो विज्ञापन से आते हैं। और सबसे बड़ा विज्ञापन देने वाली एजेंसी अगर देश में कोई हो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में सरकार एक ऐसी एजेंसी है कि जो सरकार सबसे ज्यादा अपने यानी प्रकल्प है, अपने जो काम है उसका प्रचार करते हैं, उसकी इश्तिहार। हाँ। अभी पत्रकारिता जो हो गई हो विद्यापीठ के माध्यम से लोगों को या बच्चों को पढ़ाई जाती है। आप एसएसटी के माध्यम से भी जुड़े हुए हो, हमारा भी एसएसटी प्राइम बुलेटिन हो या एक्सप्रेस टाइम्स ये मैगजीन हो, तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र का या पत्रकारिता का पूर्ण अभ्यास जो है वो किस तरह से बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है? एक तो एसएसटी महाविद्यालय जो है उसको मैं शुरुआत की उनकी न्यूज से मैं परिचित हूँ। डॉक्टर पुरस्वानी सर जो है वो उनकी जो यानी शिक्षा को लेकर यानी जो एक प्यास बोल सकते हैं कि वो अलग अलग तरीके के कोर्स, नए नए प्रयोग जो है शिक्षा के माध्यम से करते हैं। और उन्होंने शुरुआत जैसे ही मुंबई विद्यापीठ में पत्रकारिता के अभ्यासक्रम को लेकर यानी बात हुई, तो उन्होंने अपने इसमें चालू की और बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं वो पत्रकारिता को लेकर देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि तांत्रिक तौर के ऊपर पत्रकारिता क्या होती है वो सिखाई जा रही है एसएसटी में। लेकिन पत्रकारिता का तांत्रिक ज्ञान होना ये कोई यानी बहुत तांत्रिक ज्ञान होना अहम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं, पत्रकारिता का मूल हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है। और वो उद्देश्य लेकर अगर कोई विद्यार्थी है, कोई व्यक्ति है, अगर काम करता है तो उसकी पत्रकारिता सही मायने में सफल हो सकती है। किरण सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएसटी महाविद्यालय की यही कोशिश रही है कि बच्चों को हम तांत्रिक या टेक्नोलॉजी और एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ उन्हें समाज से कनेक्टेड जो भी बातें हैं बराबर उनसे रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। और हमारे एसएसटी महाविद्यालय के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विद्यालयों से हम लोग कनेक्टेड हैं। हाँ। और 80,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज जो है हम फ्री में इनको मुआवजा कराने की कोशिश करते हैं। तो आपके माध्यम से और इस पत्रकारिता के चर्चा के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को और आम जनता को भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप इन कोर्सेज का जरूर लाभ उठाइए। फिर से मैं आपको उसी दौर में लेकर चलता हूं कि आज की पत्रकारिता में एनालिसिस करना या रिसर्च करना कहीं पर कम होता नजर आ रहा है। देखिए, हर क्षेत्र में बदल होते जा रहा है। आप पत्रकारिता की शुरुआत के दौर में देखेंगे तो एक पत्रकार रहता था, वो सारे सब्जेक्ट के ऊपर विश्लेषण करता था। वो सामाजिक भी करता था और मेडिकल फील्ड का भी करता था,
फिर आर्थिक क्षेत्र का भी करता था, फिल्मी का, सारे क्षेत्र को लेकर वो एक अखबार वाला जो पत्रकार रहता था, उपसंपादक या कोई भी। धीरे धीरे दौर स्पेशलाइजेशन का आया है। आपने जो जिक्र किया कि एसएसटी कॉलेज के यानी प्रशासन का मैं यानी सचमुच में उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को इतने सारे कोर्स दे रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि जो नए पत्रकार निर्मित हो रही है, या तो उनके लिए कौन से चैलेंजेस रहेंगे? देखिए, एक तो क्या है कि पत्रकारिता अभी एक दौर, जैसे मैंने 2-3 बताया, अभी जो पत्रकारिता जारी है वो एक संक्रमण अवस्था में। जैसे आपको बताया मैंने कि पत्रकारिता को लेकर अभी कैपिटलिस्ट पत्रकारिता हो गई है। और कैपिटलिस्ट पत्रकारिता जो होती है, कोई भी यानी पैसे वाला भांडवलदार उद्योगपति जब धंधा करता है तो वो धंधा लोगों के मदद के लिए नहीं करता है, वो लोगों की मदद के लिए करता होगा लेकिन अपना फायदा जरूर देखता है। तो ये जो कैपिटलिस्ट जर्नलिज्म है वो जिस तरह से काम कर रही है, उससे देश में पत्रकारिता को लेकर भ्रम फैला रहा है, चिंता हो रही है। और अभी एक नया दौर चल रहा है कि स्वतंत्र पत्रकारिता आ रही है। हाँ। आप देखोगे कि मेडिकल फील्ड के लोग स्वतंत्र यूट्यूब का चैनल निकाल रहे हैं, सोशल फील्ड के लोग खुद का यूट्यूब चैनल निकाल रहे हैं, जो इन पत्रकारिता से लेकर, जो नहीं इस व्यवस्था को लेकर जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे अपने को अलग करके अपनी खुद की यूट्यूब चैनल रहे। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको भी अभी आगे चलना पड़ेगा। अभी लोगों को यह सोचना पड़ेगा, अगर मुझे सही पत्रकारिता चाहिए, मुझे अगर सही खबर चाहिए, तो लोक पत्रकारिता का उगम होना चाहिए। और जब तक लोक पत्रकारिता उगम कैसे होगा, तो समझो थाना डिस्ट्रिक्ट हम लोग रहते हैं, थाना डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या चाहिए कि थाना डिस्ट्रिक्ट के खबरें चाहिए, तो थाना डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अच्छे पत्रकारों को लेकर, अगर समझो थाने जिले की जनसंख्या एक 50 लाख है, तो 50 लाख लोगों ने समझो 1 रुपया भी अगर महीने का दिया, तो उनको उनका खुद का चैनल जो सही कोई भी बिना लाग लपेट के मिल सकता है। तो ये लोगों को सोचना है। अगर नए दौर की पत्रकारिता आती है, जो स्वतंत्रता के समय में जब भगत सिंह जैसे लोग काम करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे काम करते थे, लोकमान्य तिलक जैसे काम करते थे, यहां तक कि उस दौरान के जो पत्रकार है, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे, कि जिनकी हत्या हो गई, जिनका यानी स्वतंत्रता के इसमें हत्या हो गई, ऐसे पत्रकार थे जो लोगों के लिए पत्रकारिता करते, और लोग आज भी उनको यानी जानते। मुझे प्रेमचंद की एक बात इसमें याद आती है। प्रेमचंद ने उस दौरान एक लेखकीय सम्मेलन में कहा था कि आगे यानी किताबें जो है, अखबार जो है, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुंदर होंगे, उनके पन्ने भी बहुत अच्छे होंगे, उनकी चित्रकारी और उसमें कलाकारी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होगी। कंटेंट मतलब उसमें आत्मा नहीं होगी। और आज आत्माहीन पत्रकारिता चल रही है। इस पत्रकारिता में अगर आत्मा अगर लानी है, तो लोगों ने आगे आना पड़ेगा, और पत्रकारों को जिंदा रखने के लिए लोगों ने हाथ रखना चाहिए कि तुम पत्रकारिता करो, तुम्हारी जो बात है बिना लाग लपेट के तुम लिखो, हम आपको पत्रकारिता को लेकर प्रोत्साहित करते, हम आपको आपकी जो भी जरूरतें हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो आम लोगों के लिए पत्रकारिता का किस तरीके से जरिया बन रहा है? ये तो यानी आज देखिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर आ गया है। आज उनसे भी पहले खबर जो है वो यानी टीवी मीडिया से भी पहले खबर सोशल मीडिया पर आ जाती है, और हर आदमी अभी एक पत्रकार बन चुका है। हाँ। तो ये मैंने जैसे आपको कहा कि एक संक्रमण अवस्था में पत्रकारिता चल रही है, लेकिन इसको लोक पत्रकारिता बननी, समाज और राष्ट्र की पत्रकारिता बनने के लिए अभी लोगों ने आगे आना चाहिए। और पत्रकारों ने जो छोटे छोटे ग्रुप के हैं, उन्होंने इस तरह से, मैं पत्रकारिता को लेकर जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि एक सारे समुद्र है, समंदर में अगर कोई आदमी जाता है पास में, तो छोटा वाला आदमी जो है वो रेत उठाता है। हाँ। थोड़ा पानी में जाएगा तो मछली पकड़ता है, थोड़े और डीप में जाएगा तो और कुछ छोटे अच्छे अच्छे पत्थर लाएगा, लेकिन बहुत डीप में जाएगा तो वो मोती ढूंढ के लाता है। तो ये जो पत्रकारिता का है, पत्रकारिता में जितने डीप में लोग जाएंगे और समाज, राष्ट्र और सत्य को लेकर प्रतिबद्ध रहेंगे पत्रकार, तो मुझे लगता है एक पत्रकार जो है वो
अगर जिंदा रहा और वो सही पत्रकारिता करता है तो कोई प्रशासन की हिम्मत नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, वो किसी भी तरह से सारे यानी जो समाज में गलत चीजें हो रही है उसको रोक सकता है। किरण सर, एक तरफ ऐसा भी हो रहा है कि अभी न्यूज चैनल में पहले जैसे लोगों की जरूरत होती नहीं है। हाँ। किसी भी अखबार के एजेंसी में हो या न्यूज चैनल में हो, रिपोर्टर कम लगते हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। तो एक अच्छा पत्रकार, एक क्वालिटी वाला पत्रकार बनने के लिए एक नए पत्रकार को अपने आप में कौन से गुण जो है वो संपादन करने आवश्यक है? एक तो मैं पत्रकारिता में क्यों आ रहा हूं ये सबसे पहले पत्रकार ने तय करना चाहिए। एक तो ये रोजी रोटी का जरिया है नहीं, पहले मैं बता देता हूं, ये राष्ट्र कर्म। अगर राष्ट्र कर्म के देश को बनाने के लिए, समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए अगर आप आते हो तो पत्रकारिता में आओ। अगर रोजी रोटी को लेकर या कुछ अपने यानी टाइम पास करने के लिए लेकर या किसी की बदनामी करने के लेकर या पत्रकारिता का मेरे पास हथियार रहेगा तो मैं किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता हूं, ये इससे अगर आते हैं तो आपका कोई पत्रकारिता में भवितव्य नहीं। लेकिन अगर आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ विचार को लेकर अगर आते हैं तो पत्रकारिता में भवितव्य, और उसके लिए आप क्षेत्र का पहले ही चयन कर लीजिए। एक तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चाहिए, आपको यानी जो मोटी मोटी बातें देश के बारे में और दुनिया के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं रहती है, और अभी ये तो बात है कि जैसे समझो अभी आप गली कुचे में एक यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन निकाल लिया और पत्रकार बन गए और डंडा लेकर चले गए, आपको क्या लगता है ये तो चौथी पास आदमी भी कर सकता है। अगर पत्रकारिता करना है तो पत्रकारिता एक तरह के से शासन है, और शासन करने के लिए समाज को सुशासन की ओर ले जाने का एक जरिया है, और वो जरिया अगर आपके हाथ में हथियार है तो आप उसको 2% के लिए यूज करते हैं या देश को बनाने के लिए यूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। हमेशा हम कहते हैं कि पत्रकारिता जो है वो गणतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन इन 3 स्तंभों की हमें जानकारी होती नहीं है, और उनके ऊपर ध्यान रखने वाला चौथा स्तंभ कितना सशक्त, कितना समर्थ होना चाहिए, ये आज के चर्चा का सुर था। किरण सर, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस माध्यम से अपने स्पष्ट विचार यहाँ पर व्यक्त किए। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये थे किरण सोनोने जी, जिन्होंने पत्रकारिता के बारे में अपने स्पष्ट विचार यहाँ पर रखे। ऐसे ही समाज को सशक्त करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के साथ हम आपका वार्तालाप कराते रहेंगे। आप देखते रहिए SST मुक्तांगन।